नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को सबसे पहले गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और साथ ही सप्तमी यानी कि दुर्गा पूजा की सप्तमी जो तिथि है उसकी भी ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। और यहाँ पर आपके सवाल मेरे जवाब का 186 एपिसोड यानी 186वां एपिसोड लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। कल शनिवार को जितने लोगों ने सवाल भेजे थे उन सारे लोगों को सवालों को कलेक्ट कर लिया जिन्होंने रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से भेजे थे, और मैं अब अपना जवाब लेकर हाजिर हूँ। वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा दोस्तों। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए और मार्केट रिलेटेड जानकारी के लिए। साथ ही मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है ऑलरेडी। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करूंगा आपके सवाल मेरे जवाब का 186 एपिसोड। और यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले किनका सवाल है। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि हर बार डिस्क्लेमर रहता है, नहीं है। आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें। मैं अपना व्यू बताऊंगा आपको उन सवाल पर। कोई जबरदस्ती नहीं होगी कि आपको मेरा व्यू पे चलना है वो या नहीं चलना, वो आपका अपना पर्सनल निर्णय होगा। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए आपको गाइड कर सकता हूँ। तो चलिए शुरुआत करूंगा। सबसे पहला सवाल देखते हैं किनका है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, विनीत जी बड़ोदरा गुजरात से लिख रहे हैं। ये लिख रहे हैं, नमस्ते सर, मैंने मोरपेन लैब के 24 रुपये 20 पैसे पे 2000 शेयर लिए हैं, तो उसका एसएल और टारगेट बताएं। देखिए मोरपेन लैब बहुत ही छोटा सा स्टॉक्स है। मोरपेन लैब 24 रुपये 20 पैसे पे आपने लिया हुआ है। ऑलरेडी ये 50-60 का हाई लगाता है, अभी भी मेरे ख्याल से उसी के आसपास होना चाहिए। और आपने नीचे से लिया हुआ है 24, देखिए वो अच्छा अभी ही लिया, हाँ यानी गिर के काफ़ी नीचे आ गया। कोई बात नहीं। देखिए मोरपेन लैब में ना आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सर। ये मल्टी बैगर बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। ये मल्टी बैगर बन सकता है क्योंकि ये सिर्फ दवा नहीं बनाती बल्कि मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बनाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेडिकल इक्विपमेंट्स भी बनाती है, इसलिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा। देखिए अब हर बार तो ये कोरोना का जैसा तो कुछ नहीं होगा ना। यहाँ से देख रहे हैं ये कितना 72 तक चला गया था, है ना। तो इस तरह की सिनेरियो तो नहीं आ सकता है कि हर बार ये आपको जो है कोरोना जैसा मूवमेंट दिखाएगा, लेकिन आपको ये लॉस नहीं देगा अगर आप इसमें थोड़ा टाइम देते हैं तब। अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया विनीत जी, तो मेरा व्यू है कि आप इससे निकल जाइए। आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, और लॉन्ग टर्म में आपका लिए इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं बनेगा, कोई भी स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी एक रिस्क अगर डिसाइड करना है तो देखिए 23 रुपए का स्टॉक है, 24 रुपए के आसपास का। तो एक बार आप जो है ना इसमें 15 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। उसके नीचे जाने पे हो सकता है ये 10 का लेवल टच कर दे, लेकिन मेरे ख्याल से आपको इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक तो देखिए छोटा स्टॉक है ना। जब छोटा स्टॉक है तो आप इसमें खो कितना सकते हैं, 24 रुपए खोएंगे। अगर अगर क्वांटिटी वाइज किया है तो 24 रुपए खो रहे हैं। 24 रुपए खोने की जगह पे अगर आप इसको होल्ड कर लें कुछ सालों तक, तो मुझे लगता है ये आपको कई गुना रिटर्न बना के फिर दे सकता है डॉक्टर मोरपेन लैब। इस बात पे ध्यान रखे बेनी जी। तो इसलिए कोई स्टॉप लॉस की इसमें जरूरत नहीं। व्यू लॉन्ग टर्म रखिए, शॉर्ट टर्म अगर व्यू रखा है तो निकल जाइए, एग्जिट कर जाइए, उसमें फिर आपको मूवमेंट नहीं बनेगा जैसा कि मुझे दिख रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं विनीत जी। आपके सवाल के बाद है अगला सवाल, दीपक जी पलवल हरियाणा से लिख रहे हैं। अगला सवाल ये लिख रहे हैं, सर ट्रेडिंग में कौन सा स्टाइल बढ़िया है, इंट्राडे, स्विंग या पोजिशनल। सर क्या ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना जरूरी है, इसके क्या फायदे। लास्ट सवाल है, हम जल्दी कोई भी स्टॉक मार्केट नॉलेज अपने अंदर क्यों नहीं अप्लाई कर पाते जब तक कि एक्सपीरियंस ना हो। ये लिख रहे हैं कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल, स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा है कि इंट्राडे स्टाइल अच्छा है। देखिए ये बहुत सारे लोगों के मन में दिमाग कि मुझे कौन सा ट्रेड करना चाहिए, मैं स्विंग कर सकता हूँ कि पोजिशनल करूँ कि इंट्राडे करूँ, जब भी लोग आते हैं। लेकिन कोरोना के बाद जैसा देखा गया है दीपक जी, कोरोना चला गया लेकिन एक चीज फैला के चला गया, वो चला गया इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग। आते के साथ लोग इंट्राडे स्टार्ट करते हैं और इंट्राडे में भी ऑप्शन स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक तो कोड़ ऊपर से खाज, यानी कि एक तो साला स्वाद खराब है ऊपर से नीम, है ना। कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम जला, कुछ इस तरह होता है ना। मतलब एक तो कोड़ ऊपर से खास टाइप का हिसाब हो जाता है कि एक तो शुरुआत में आप आ रहे हैं और ऊपर से इंट्राडे कर रहे हैं, तो ये एक फैला के चला गया। तो लोग जो है ना इंट्राडे करने में आजकल ज्यादा रहते हैं। लेकिन कौन सा सूट करता है, कौन सा स्टाइल बढ़िया है, ये सबके अलग अलग टेस्ट पर डिपेंड करता है। सबका अपना एक नेचर होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ जो होता है ना, इस बात को लोग नहीं मानते तब तक जब तक कि उनको खुद का बहुत बड़ा लॉस ना हो जाए, खुद का वो पैसा गवा न दे, और खुद जब तक कुछ साल तक मार्केट में काम ना कर लें
तब तक वो इस बात को नहीं मानते, जो मैं बार बार पिछले कितने सालों से कहता रहा हूँ कि लाइफ इक्वल टू मार्केट। जो लाइफ है ना वो मार्केट है, मार्केट के बराबर बराबर लाइफ चलता है। तो लाइफ में क्या होता है कि सबका अपना एक नेचर होता है, हर व्यक्ति का अपना एक हैबिट होता है, हर व्यक्ति का अपना एक स्टाइल होता है। जैसे आप क्रिकेट खिलाड़ी की बात कर लीजिए, राहुल द्रविड़ को आप कह लीजिएगा चौका छक्का लगाते रहो, लगा पाएंगे? नहीं लगा पाते थे ना, क्योंकि उनका एक अपना स्टाइल है, उनका स्टाइल है डिफेंड करके सिंगल डबल खेल के अपना बड़ा स्कोर बनाना। बड़ा स्कोर वो भी बनाते थे, लेकिन सिंगल डबल करते हुए बड़ा स्कोर बनाते थे। तो उनका अपना स्टाइल है, इसका मतलब वो थोड़े कि बैट्समैन खराब है, उनको चौका छक्का नहीं आ रहा है, नहीं, उनका अपना तरीका है, उनका अपना एक स्टाइल है कि वो सिंगल डबल पे ज्यादा डिपेंड रहते थे और उससे वो बड़ा स्कोर कर पाते थे। इसी तरह आप वीरेंद्र सहवाग को ले लीजिए, क्रिस गेल को लीजिए, उनको सिंगल डबल जल्दी समझ में नहीं आता था, उनको चौका छक्का की बात समझ में आता था कि भाई मेरा यही तरीका है, तो उनको वो सूट करता था। तो हर एक व्यक्ति, अब उनको कह दीजिए क्रिस गेल को तुम सिंगल डबल लो तो वो रन आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक का अपना एक स्टाइल होता है, हर एक का अपना एक नेचर होता है, उस नेचर के हिसाब से वो बैटिंग करता है। तो आपका नेचर क्या है? हर एक व्यक्ति को मैं कहता हूं कि आपको अपना नेचर पता होना चाहिए कि आपका नेचर क्या, एग्रेसिव माइंड के हैं कि आप डिफेंडिंग माइंड के हैं या सिक्योर तरफ में जाना चाहते हैं। तो आपको अपना वो नेचर पता होना चाहिए। अगर आप वो नेचर ढूंढ लेते हैं, अगर वो नेचर समझ लेते हैं और वो नेचर को आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपने ट्रेडिंग में, क्योंकि लाइफ में जो काम आप करते हैं, अपने जीवन में जो काम आप करते हैं, वही चीज आपके स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होगा। क्योंकि ट्रेडिंग करने आप आएंगे तो उसी मानसिकता के साथ, उसी साइकोलॉजी के साथ आएंगे, क्योंकि जो साइकोलॉजी आप नॉर्मल लाइफ में यूज कर रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने यार दोस्त के साथ, जहां भी जो आप साइकोलॉजी यूज कर रहे हैं, वही साइकोलॉजी लेके तो मार्केट में आएंगे, क्योंकि ट्रेड तो आप ही को करना है। तो वही चीज यहाँ पे आपको दिखेगा, तो वही चीज सेम आपका बिहेवियर मार्केट में भी रिफ्लेक्ट होगा। इसलिए आपका जो नेचर है ना वो आपको पता होगा कि, और जो आपका नेचर है उस हिसाब से आपका ट्रेडिंग स्टाइल सूट करेगा। मैं सारे लोगों को, लेकिन फिर भी अगर एजुकेशनल की बात है तो मैं आपको यहाँ पे सारे लोगों को बार बार जो इतने सालों से कहता हूँ फिर कहूंगा कि जब भी आइए मार्केट में, पहले पोजिशनल आइए, उसके बाद स्विंग में आइए, इंट्राडे सबसे लास्ट में आने वाला चीज है और ऑप्शन उससे भी लास्ट में आने वाला चीज है। इंट्राडे सबसे लास्ट में आने वाला चीज है और ऑप्शन सबसे लास्ट में, उस लास्ट का लास्ट जो होता है ना वो होता है ऑप्शन। ऑप्शन के बाद फिर कुछ नहीं बचता। तो सबसे पहले पोजिशनल करना चाहिए, वहां आदमी को कुछ समय बिताना चाहिए, कुछ साल बिताना चाहिए। उसके बाद धीरे से स्विंग में शिफ्ट होना चाहिए, स्विंग में भी कुछ साल कुछ महीना बिताने के बाद तब जाके इंट्राडे मानना चाहिए। एक्सपीरियंस होने के बाद आप तुरंत से आ जाएंगे, पहले ही पोजिशनल में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको खतरा उठाना पड़ेगा, आपको सारा लॉस हो जाएगा। तो सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, सबका अपना एक बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर के हिसाब से उनका अपना स्टाइल चूज होना चाहिए। तो आपका क्या बिहेवियर है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब है आपका अगला कि क्या हम जल्दी कोई स्टॉक मार्केट नॉलेज अपने अंदर अप्लाई क्यों नहीं कर पाते जब तक कि एक्सपीरियंस ना हो जाए? कोई नहीं कर पाता, कारण क्या है ना, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बात कहा था कि हमारे पास जो है ना जो पांच इंद्री है, पांच इंद्री मतलब क्या है, आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन, है ना। यानी कि आई हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया और स्किन हो गया। ये पांच सेंस है हमारे पास। ये सेंस का जिससे रिलेट होता है, इस सेंस का जिससे रिलेशन होता है ना, उसको लेने में, उसको अप्लाई करने में कोई परेशानी नहीं होती। जैसे कि हमारा सेंस का भूख का रिलेशन है हमारे सेंस से। भूख खाने के लिए, भूख जब लगती है तो खाना खाने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। कोई मोटिवेट कर दे तो मैं खाना खा लूँ, ऐसा कुछ आता है अंदर में कि अच्छा कोई मोटिवेट करेगा तभी मैं खाना खाऊंगा? नहीं, क्योंकि आपके उस सेंस का ना डायरेक्ट खाना से रिलेशन बना, तो उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। लेकिन नॉलेज जो होता है वो बाहरी तत्व होता है। नॉलेज जब बच्चा जन्म लेता है किसी नॉलेज के साथ नहीं लेता ना, बच्चा नॉलेज के साथ नहीं लेता, वो ब्लैंक होता है। तो वो नॉलेज क्या होता है, बाहरी तत्व होता है, बाहरी एलिमेंट होता है, एक्सटर्नल एलिमेंट होता है। उसको आपके अंदर जाने के लिए उस पांचों सेंस से लड़ना होता है। उस पांचों सेंस से स्किन हो गया, आपका टंग हो गया, आपका आईज हो गया, ईयर हो गया, नोज हो गया, ये सारे टंग से उसको लड़ना पड़ता है, तब जाके नॉलेज कहीं ना कहीं अंदर में दिमाग में जाता है। तो वो सारा प्रतिरोध करता है। इसलिए पढ़ाई के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है। कोई मोटिवेट करेगा तो हम पढ़ेंगे, कोई मोटिवेट करेगा तो हम पढ़ेंगे, कोई हमें सिखाएगा तो हम खेलेंगे। ऐसा वो मोटिवेशन खोजता है, तभी वो अंदर में, आपके बॉडी के अंदर में, आपके दिमाग के अंदर में जा पाएगा। अदरवाइज जिसका रिलेशन नहीं होता है ना सेंस से, उसका आपको मोटिवेशन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। जिसका रिलेशन होता है सेंस से जुड़ा हुआ, उसका मोटिवेशन का जरूरत नहीं होता। जैसे सोने के लिए हमें कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं मिलती। किसी को देखिए कहीं पे बैठा वहीं पे सो लेता है। कोई कहे मुझे मोटिवेट करे तो मैं सोऊंगा, कोई मोटिवेट करे तो मैं खाऊंगा, ऐसा कभी सुना है? क्योंकि उसका रिलेशन होता है डायरेक्ट आपके सेंस से, इसलिए उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं। लेकिन जो एक्सटर्नल चीज आएगा आपके अंदर में,
उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत है। इसलिए नॉलेज क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि उसका हमारे डायरेक्ट दिमाग से कोई कंसर्न नहीं है, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, उसको हमें अंदर में डालना पड़ता है, अपने उन सारे सेंस की जगह पे बीच में एक जगह बनाना पड़ता है जिसको ज्ञान और बुद्धि कहते हैं, तब जाके वो आ पाता है। तो थोड़ा, और ये सब एक्सपीरियंस के बाद आता है, ये सब धीरे धीरे नॉलेज के बाद आता है, गलती करने के बाद आता है, तो ये सारी चीजें एक समय के बाद आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उम्मीद है ये जो छोटा सा बात मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर ये जिन लोगों ने ये वीडियो देखा होगा कुछ ना कुछ जरूर बातें समझ में आया होगा, क्योंकि ये बातें किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी लिखी हुई, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। और ये बातें सिर्फ एक्सपीरियंस आने के बाद, नॉलेज आने के बाद ही आप कह सकते हैं कि हाँ ये चीजें ऐसी होती है। तो जितने लोग भी सहमत हैं कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और मैं बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। दीपक जी के बाद जो है घनप्रीत सिंह जी चंडीगढ़ से लिख रहे हैं, लेकिन इसके पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं दोस्तों कि मेरा जो है इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट है। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू ले सकते हैं इनरोलमेंट, या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं इनरोलमेंट। ये 10 तारीख से बैच स्टार्ट है, 6 तारीख लास्ट डेट है इनरोलमेंट का। तो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू भी ले सकते हैं, मेरे वेबसाइट के थ्रू भी इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हैं। चलिए ये इन्फॉर्मेशन था। अब आता हूँ घनप्रीत जी के सवाल के पर। घनप्रीत जी सवाल क्या लिख रहे हैं, होप यू एंड योर फैमिली मेंबर्स आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। थैंक यू सर। क्या ऑप्शन बाइंग से इन द लॉन्ग रन सही में पैसा बनाया जा सकता है? अगर ये बात सही है तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिन्हें फॉलो करके पैसा बनाया जाए? ज़्यादातर देखा गया है ऑप्शन सेलर ही कमाता है, तो क्या ऑप्शन सेलिंग ही ज़्यादा बढ़िया है? अच्छा आप लिखिए, कृपया मार्गदर्शन करिए। योर वैल्यूएबल फीडबैक इज हाईली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सर। देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, मैं इसका जवाब दूंगा कि ऑप्शन बाइंग करके क्या लॉन्ग रन में पैसा बनाया जा सकता है? जवाब आता है यस, बनाया जा सकता है। लेकिन क्या आसानी से बनाया जा सकता है? तो जवाब आता है नहीं, नहीं बनाया जा सकता है। क्या हमेशा जो है सेलर प्रॉफिट में रहते हैं? मैक्सिमम टाइम सेलर प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, क्यों? बायर हमेशा पैसा क्यों नहीं बना पाता? सवाल ये यहाँ पे ये है। मैंने कई बार ऑप्शन की वीडियो बनाया, ऑप्शन पार्ट 1 ऑप्शन पार्ट 2 करके मैंने बनाया, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ऑप्शन बाइंग करने में क्या क्या दिक्कत होती है और ऑप्शन बाइंग करने से आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मैंने पहले भी ये बातें मैं कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि ऑप्शन बाइंग करके हर बार लोग पैसा क्यों नहीं बनाते। क्यों? एक तो उनको वहाँ प्रीमियम बहुत कम लगता है। एक तो वहाँ पे जो नौसिखिया लोग आते हैं, नौसिखिया मतलब जिन्होंने भी जस्ट स्टार्ट किया है, या 4 दिन 5 दिन या 2 महीना या 6 महीना किया स्टॉक में ट्रेड, और डायरेक्ट वो किसी का बड़ा प्रॉफिट देख के ऑप्शन में घुस गया। अब जाहिर सी बात है सारे लोगों का कैपिटल तो बड़ा होता नहीं है, छोटे कैपिटल लोग लेके आते हैं, तो बड़ा कैपिटल में आप सेल कर नहीं पाएंगे। तो क्या करता है वो? बाय करता है, वो ऑप्शन को बाय करता है। लेकिन जैसे ही बाय वर्ड घुसता है ना, जैसे ही बाय वर्ड घुसता है, एक टाइम आ जाता है उसके साथ। क्या आता है? एक टाइम आ जाता है, टाइम का एक बाउंडेशन आ जाता है। घनप्रीत जी उसके साथ क्या होता है? ऑप्शन बाइंग में टाइम का एक बाउंडेशन आता है। टाइम बोलता है उसको, समय बोलता है कि इतने ही समय में तुमको ऊपर जाना है या इतने ही समय में तुमको नीचे आना है, तभी मैं तुमको पैसे दूंगा। अगर तुम इतने समय में नहीं गए ऊपर नीचे, साइडवेज हो गए, तो मैं तुम्हारे सारे प्रीमियम खा जाऊंगा, मैं तुम्हारे सारे प्रीमियम खा जाऊंगा। जस्ट लाइक इंश्योरेंस, कि तुमको इतने समय में, तुमने इंश्योरेंस तो करा लिया है 5 करोड़ का, 1 करोड़ का, तुम इतने समय में मरोगे तभी तुमको पैसा मिलेगा। अगर तुम इतने समय में, इतने साल में नहीं मरे तो तुमको या तुम्हारे फैमिली को पैसा नहीं मिलेगा, वो पैसा कंपनी खा जाएगी, वो पैसा, वो प्रीमियम कंपनी के पास चला जाएगा। तो वो टाइम का बाउंडेशन हो जाता है। और टाइम का बाउंडेशन जब हो जाता है तो यहाँ आपके स्किल पे डिपेंड करता है कि आपका वो स्किल, आपका वो नॉलेज कितना एग्रेसिव है, कितना शार्प है, जो आप उस तरह के चार्ट्स को रीड कर सकें, उस तरह के ऑप्शन चेन को रीड कर सकें, उस तरह मार्केट बिहेवियर को रीड कर सके, जहां पर आप ये जान सके कि हाँ इस जगह पर अगर मैं बाय करता हूं तो यहाँ से हमारे इंडेक्स में मूवमेंट आएगा ऊपर, या हमारे इंडेक्स में नीचे मूवमेंट आएगा। अगर पुट लेता हूं तो नीचे मूवमेंट आना चाहिए, अगर कॉल लेता हूं तो ऊपर की ओर मूवमेंट आना चाहिए। ये आपके उस शार्प नॉलेज पे, उस आईक्यू पे डिपेंड करता है, जो कि आपने सालों की मेहनत करने के बाद चार्ट रीडिंग करके सीखा हो और अपने स्ट्रैटेजी पे बिलीव किया हो। अब यहाँ स्ट्रैटेजी वर्ड ये मतलब नहीं कि एक कोई स्ट्रैटेजी से आप सक्सेस बन सकते हैं, नहीं, स्टडी ही आपका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी है, और पेशेंस और एक्सपीरियंस आपका वो चाबी है जिससे आप ऑप्शन बाइंग करके पैसे बना सकते हैं। मैं भी ऑप्शन बाइंग करता हूँ, आई एम नॉट सेलर, आई एम बायर। मैं भी पैसे बनाता हूँ ऑप्शन बाइंग करके। लेकिन क्या मैं डायरेक्ट ऑप्शन में आया? क्या मैं डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग करने लगा? नहीं।
अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं जो कि हैं, तो फिर सालों से जिन लोगों ने देखा है, मैं वो पहले 5 क्वांटिटी में ट्रेड करना सिखाया लोगों को कि पहले 5 क्वांटिटी में तुम ट्रेड करके देखो, 10 में देखो, 100 में देखो, इस तरह से 500 प्रॉफिट बनाओ, 500 600 रुपये बनाओ, 200 रुपये बनाओ। और धीरे धीरे मैं फिर करेंसी पे आया, करेंसी से फिर मैं ऑप्शन में, अब तो मैं स्टॉक ऑप्शन भी करता हूँ। कहने का मतलब आपको वो एक्सपीरियंस आना चाहिए, आपको वो रीडिंग आना चाहिए, आपको वो चार्ट पे नॉलेज आना चाहिए, देन आप ऑप्शन बाइंग करके पैसे बना सकते हैं। सर लाखों यूट्यूब चैनल होंगे, लाखों क्या, हजार, लाखों नहीं तो हजारों जरूर होंगे, कुछ खास लोग भी होंगे जो अच्छा पैसा ऑप्शन बाइंग में बनाते, जरूर बनाते। तो आपको ये चीज देखना है। मैं भी ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाता हूँ, लोग देखते भी है, मैं लाइव में वीडियो डालता हूँ। तो ये चीजें क्या है कि आपको एक समय के बाद आपकी उस चार्ट रीडिंग, क्योंकि मैं क्या कहता हूँ, अब लेना है कॉल या अब लेना है पुट, इसके नीचे जाएगा तो पुट लेना, इसके ऊपर जाएगा तो कॉल लेना। इसका मतलब चार्ट रीड कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, तभी तो इसके ऊपर जाएगा तो कॉल, इसके नीचे जाएगा तो पुट की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज थोड़ी मार्केट खुलते के साथ कह देते कि चलो अब ले लो, या पहले ही दिन ले लो, ऊपर ही जाएगा या नीचे ही जाएगा, ऐसा हो सकता था। जैसे लास्ट फ्राइडे देखिए मार्केट ने 1 वे रैली किया, ओह, और आपने मेरा इंट्राडे वीडियो अगर देखा तो जबरदस्त मूवमेंट बना, सिर्फ एक ही लॉट लिया था, मैं लेके अपना निकल गया, और वहां से मैं निकला 700 कुछ रुपए पे, 665 पे लिया था, और 800 के आसपास में कुछ निकल गया था एक लॉट में, लेकिन वो जाके 1300 पे क्लोज हुआ, वो 1300 पे क्लोज हुआ। तो वो बाइंग था, वो मेरा बाइंग था। हालांकि मैंने इस टर्मिनल पे उतना किया, लेकिन दूसरे टर्मिनल में मेरे लॉट होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बताया था अपने दूसरे टर्मिनल के बारे में, दिखाया भी था कि मैं वहां पे भी ट्रेड करता रहता हूँ, मेरा ट्रेड वहां पे भी चलता है। क्योंकि एक ट्रेड से देखिए जो होता है ना, इससे क्या होता है, ये लर्निंग वाला चैनल है मेरा, मैं यहाँ पे लर्निंग के लिए सिखाता हूँ कि कैसे आप लर्न कर सकते हैं और लर्निंग से आप पैसा बना सकते हैं, है ना। अर्निंग का जो पर्पस होता है उससे, उसके लिए तो ये सारे सिस्टम, अदर सब सिस्टम लगे हुए ना सर। वहाँ पे मेरे क्वांटिटी होते हैं, लोगों को बड़े क्वांटिटी दिखा दूंगा तो लोग अपना रिस्क मैनेजमेंट छोड़ देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप छोड़ देंगे बड़े क्वांटिटी के चक्कर में, तो पैसे तो एक बार बड़े बन जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो सारे पैसे भी लेके चले जाएंगे। तो आप छोटी क्वांटिटी से पहले प्रैक्टिस करिए ऑप्शन बाइंग में, और अगर आपको चार्ट रीडिंग, नॉलेज, वो सारा स्किल है, तो आप क्यों नहीं बाइंग में पैसा बनाएंगे। सारे बनाते हैं, मैक्सिमम लोग बनाते हैं, वो लोग जिनको एक्सपीरियंस है, वो लोग जिनको नॉलेज है, वो लोग जिनको चार्ट रीड करना आता है, वो लोग जो मार्केट का पिन पॉइंट पकड़ना जानता है, वो लोग जिनको अपने ऊपर पेशेंस है, वो लोग जिनको सिस्टम बंद करना आता है प्रॉफिट लेने के बाद, वो लोग पैसा बना पाते हैं गणपति साहब। ठीक है, तो उम्मीद है आपके साथ साथ सारे लोगों को सवाल के जवाब मिल गए होंगे। और अब बढ़ूंगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है टोनी गुप्ता जी रांची से लिख रहे हैं, और ये क्या लिख रहे हैं, टोनी जी इंद्रप्रस्थ मेडिकल को बाय किया है, अभी ऐड करना चाहता हूँ, किस प्राइस पर और क्या इसमें लंबे समय तक रखा जा सकता है। ओके, अपना भी बताया। जैसे अभी रिसेशन की बातें चल रही है सर, फिर वही शुरू हो गया आपका, हर समय कुछ ना कुछ बातें चलेगी ही सर। थोड़े दिन पहले चाइना का चल रहा था, ताइवान का चल रहा था, रशिया यूक्रेन चल रहा था, उसके पहले क्या क्या चल रहा था, फिर फेड का आ जाएगा, है ना। हर वक्त कुछ ना कुछ, आपको मैंने पहले भी कहा, आपको ये सब बात पर ध्यान ही नहीं देना है, आपको बस अपना, पिछले बार भी कहा था, अपने स्टॉक्स पे फोकस रखना है। आप रिसेशन मान लीजिए आएगा तो क्या करिएगा, घर बेच दीजिएगा, नहीं ना करना है, घर नहीं बेचना है, कुछ नहीं करना है, बर्बाद होना नहीं ना होना है। तो आप उस चक्कर में मत पड़िए, क्या आएगा क्या जाएगा, ये चीजें ना तो आपको सिर्फ सोने नहीं देगा, नींद नहीं आने देगा, आप इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। पहले मैं आपको दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। अभी जैसे अभी आप रिसेशन की बातें चल रही है, तो क्या जब ये रिसेशन आता है तो किस तरह की स्टॉक्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, कृपया बताएं, किस तरह के स्टॉक्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। रिसेशन मतलब क्या होता है, आर्थिक मंदी हो जाती है ना, नहीं होता है आर्थिक मंदी, आर्थिक मतलब अर्थ, पैसा, मंदी मतलब स्लो डाउन, नीचे, तो पैसा नीचे कम आने लगा, आपके पास इनकम कम आने लगा। तो जैसे इनकम कम आएगा तो आप सबसे पहले क्या कम करेंगे, अपना कॉमन सेंस। जब पैसा आपकी जेब में कम आने लगेगा तो सबसे पहले क्या कम करेंगे आप, अपना खर्चा। सवाल क्या आता है, खर्चा। कौन सा खर्चा, जो बेतुका वाला, जिसका यूज नहीं है कहीं, मतलब ठीक है शौकिया तौर पे हुआ तो ठीक है। तो जैसे सिनेमा देखना, है ना, जरूरी है, सिनेमा नहीं देखेंगे तो मर जाएंगे, वो क्या है, वो इंटरटेनमेंट है, देखे तब भी चलेगा, नहीं देखे चलेगा। तो सबसे पहले सिनेमा देखना, तो जाहिर सी बात है स्टॉक्स किस पर इंपैक्ट पड़ेगा, आपको सेक्टर कौन सा इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा कौन सा है, यात्रा वाला। अच्छा जरूरी है हम हवाई जहाज से यात्रा करेंगे, हम ट्रेन से नहीं जा सकते, जा सकते हैं, हम बस से नहीं जा सकते, जा सकते हैं, तो कहाँ इंपैक्ट पड़ेगा, ध्यान से सुनते जाइए। उसके बाद क्या होगा कि हम पैसा अगर ज्यादा इधर उधर खर्च करेंगे शॉपिंग में, तो फिर हमें कहाँ दिक्कत आ जाएगी, घर में खर्चा नहीं बचेगा। तो शॉपिंग मतलब समझ रहे हैं ना, बड़ा वाला मॉल सब वगैरह समझ गए, समझ रहे हैं, मार्ट वाला समझ रहे, वो भी आप समझ रहे हैं। तो कहाँ कहाँ फर्क पड़ रहा है और कहाँ उसका फर्क पड़ेगा पॉजिटिव,
क्योंकि भैया हमको पैसा बचा के रखना है, नहीं तो खराब हो जाएगा स्थिति। तो कंजप्शन, खाने वाला स्टॉक उस पर ध्यान रखना है आपको। जो खाएंगे निकालेंगे, जो खाएंगे निकालेंगे, वहाँ पे फोकस करिए, वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको मूवमेंट, वहाँ पे ज़बरदस्त मूवमेंट बनेगा। तो इस तरह की चीज़ों पे, इस तरह की स्टॉक्स पे आप नज़र रख के चल सकते हैं। और देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। अब आता हूँ आपका इंद्रप्रस्थ मेडिकल को बाय किया है आपने, ऐड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो चलिए देखते हैं। इंद्रप्रस्थ मेडिकल सर अच्छा है स्टॉक, खराब नहीं है इंद्रप्रस्थ मेडिकल स्टॉक, बिल्कुल बढ़िया। आप ऐड करें 50-55 के आसपास अगर मिलता है तो जरूर ऐड करिए, टेंशन वाली बात नहीं। स्टॉक्स बढ़िया है, टू गुड स्टॉक्स है। ऊपर आपको एक बार 75 का लॉन्ग टर्म हर्डल है, वो ब्रेक होने के बाद 100 के टारगेट की तरफ जाएगा। और ये अच्छा स्टॉक है, खराब स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, पहले भी ये रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। तो ये है टोनी गुप्ता जी। तो आपके सवाल पर जवाब मिल गया होगा आपको, उम्मीद है समझ में क्लियर आ गया होगा। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और ये आपके सवाल मेरे जवाब का आखिरी सवाल था, जो इस सैटरडे को लोगों ने भेजा था। रूल के हिसाब से मैंने सारे लोगों के सवाल का जवाब दे दिया है दोस्तों, लेकिन मैं फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहूँगा कि मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का नया बैच का एनरोलमेंट स्टार्ट है। आप मेरे मोबाइल ऐप या मेरे वेबसाइट के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये जो दुर्गा सप्तमी का पर्व है आप लोगों को समृद्धि प्रदान करे। अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।